नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जरा सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य और अपनी भूमिका को क्या बढ़ाते हुए दिखलाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लाल किले पर छोटी छोटी बातों से बड़े इरादे बताए, जैसे भारत को गंदगी मुक्त बनाने का इरादा, जैसे बेटों के प्रति घर परिवार की सोच बदलवाना। नरेंद्र मोदी ने छोटी छोटी बातों से इतना कुछ कहा जिससे अपने को लगा है कि भला वे कैसी कैसी बलाएं पाल रहे हैं। संदेह नहीं है कि साफ सफाई का मिशन महत्व का है, मगर यह तो भारत के लोगों की सोच से जुड़ा हुआ मसला है। इसके लिए प्रधानमंत्री को व्यक्ति व समाज को बदलने में जुटना होगा। सरकार के जरिए भारत गंदगी मुक्त नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री की मंशा पर ही राष्ट्रपति ने भी महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि पर भारत को साफ स्वच्छ बनाने का मिशन बताया। प्रधानमंत्री ने मुझे चुनाव प्रचार के अपने इंटरव्यू में भी यह इरादा जताया था। मतलब मामला गंभीर है और अपना मानना है कि इसके लिए जन भागीदारी और गैर सरकारी कोशिश बना सकना आसान नहीं है। यदि आसान होता तो नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री यह सब गुजरात में करवा चुके होते। वहां 12 साल में ऐसे काम नहीं हुए तो अखिल भारतीय पैमाने पर कैसे हो सकते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े लक्ष्य बनाकर जोखिम ले रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में कानून मंत्री रहे नेता इन दिनों सदमे में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 10 साल में 5 कानून मंत्री मिलकर जो काम नहीं करा सके, वह काम 2.5 महीने में नरेंद्र मोदी और उनके कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैसे कर लिया। यूपीए 1 और 2 दोनों सरकारों ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली बदलने और जजों की जवाबदेही तय करने का बिल लाने की कोशिश की थी। हंसराज भारद्वाज से लेकर वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, अश्वनी कुमार और कपिल सिब्बल सबने इसकी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सो जजों की नियुक्ति का नया बिल पास होने के बाद कम से कम 3 पूर्व कानून मंत्री बुरी तरह से बेचैन हैं। वीरप्पा मोइली ने संसद में खड़े होकर बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देंगे और सलमान खुर्शीद ने अखबारों में लेख लिखकर बताया है कि कैसे यह बिल सही नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बिल का समर्थन किया। कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो हो सकता है कि संविधान संशोधन बिल अटकता। अब भी आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए होगा, जिसके लिए कांग्रेस तैयार है। लेकिन तीनों पूर्व कानून मंत्रियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज करने के लिए कमर कसी है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैरान है तो एक एंटनी ने ये रिपोर्ट तैयार करने में 2 महीने लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के जो कारण एंटनी ने बताए हैं, उनके बारे में कांग्रेस के नेता पहले से जानते थे। कांग्रेसी नेताओं को पता था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा आपस में लड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोई भी नेता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दे रहा है। दिल्ली में शीला दीक्षित बनाम अजय माकन की जंग छिड़ी है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ अजीत जोगी हैं और दूसरी ओर बाकी नेता हैं। हर राज्य में कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान के बारे में सब जानते थे। ये बात एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। हैरानी की दूसरी बात यह है कि एंटनी ने कमजोर कैंपेन और मीडिया प्लानिंग को भी जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं था। चुनाव अभियान और मीडिया में प्रचार का काम राहुल गांधी की टीम के पास था। जयराम रमेश, अजय माकन, संदीप दीक्षित, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं ने इसकी पूरी रूपरेखा बनाई थी। हालांकि एंटनी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कमजोर कैंपेन और मीडिया प्लानिंग की गड़बड़ी की जिम्मेदारी तो राहुल की टीम पर आती है। सो पूरी टीम बदलने वाली है। संदीप दीक्षित और दीपेंद्र हुड्डा अब सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं और माकन भी मीडिया प्रभारी से हटने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तर्ज पर कोई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बना रहे हैं? योजना आयोग की जगह जो नया प्राधिकरण बनाया जा रहा है, उसका नाम भले एनएससी न हो, लेकिन उसकी रूपरेखा वैसे ही होगी जैसी सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएससी की थी। बताया जा रहा है कि इसका नाम राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी हो सकता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। शुरुआत में इसमें 5 सदस्य रखे जाने की बात है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, अर्थशास्त्री अरविंद पनगरिया और विवेक देवराय को इसमें शामिल करने की चर्चा है।
आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और कुछ जाने माने लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। यह प्राधिकरण, जैसा कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया की बदली हुई स्थितियों के मुताबिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाएगा, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत व सहज बनाएगा। सोनिया और मोदी की कमेटियों का फर्क यह है कि सोनिया की एनएससी सरकार से अलग समानांतर सत्ता केंद्र थी, जबकि मोदी की एनडीसी सरकार के भीतर की संस्था होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक और हाई पावर प्राधिकरण बनाए जाने की चर्चा है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी गंगा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम देखेगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में संघ हिंदुओं के बीच समानता लाने के लिए काम करेगा। उन्होंने रविवार की देर शाम मुंबई के कार्यक्रम में कहा कि सभी हिंदुओं में समानता लाने के लिए जरूरी है कि उनको एक जगह पानी पीना चाहिए और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार एक ही जगह होना चाहिए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दलित, आदिवासी और हिंदू धर्म दूसरे सभी समूहों को साथ लाने के लिए मोहन भागवत ने राजनीतिक एजेंडा सेट किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आने वाले सालों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां इस तरह के ध्रुवीकरण से भाजपा को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसी कार्यक्रम में यह भी कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। इससे पहले भी उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा किया था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने दूरी बनाई है, तो कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए संघ और भाजपा दोनों को निशाना बनाया है। लोजपा प्रमुख और केंद्र सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आरएसएस अपना एजेंडा चला रहा है, लेकिन वे जिस सरकार में शामिल है वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली है और प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल में इस तरह का कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि इससे स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि केंद्र सरकार की मिलीभगत से देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। भारी विरोध के बीच आज तेलंगाना में आबादी का सर्वेक्षण शुरू हो गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस सर्वेक्षण के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर यह चिंता जताई जा रही है कि इसके जरिए सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग तेलंगाना के मूलवासी हैं और कौन बाहर के हैं। हालांकि आज सरकार ने इस तरह की आशंका को खारिज किया है और कहा है कि जातीय पहचान के लिए इस सर्वेक्षण के आंकड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि बंद रखे गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वेक्षण में हिस्सा ले सकें। तेलंगाना के सभी 10 जिलों में इसे एक साथ शुरू किया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बैंक अकाउंट और दूसरे निजी डिटेल अगर कोई नहीं देना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकली हैं और विपक्ष ने इसे विवाद का मुद्दा बना दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवेश आकर्षित करने के लिए आज सिंगापुर की यात्रा पर गई हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनकी इस यात्रा से प्रदेश को कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह ने उनकी 5 दिन की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिंगापुर में उनकी 1 दिन की बैठक है, बाकी 4 दिन वे वहाँ क्या करेंगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिस राज्य से टाटा मोटर्स चली गई उस सरकार के राज में कोई विदेशी निवेश आएगा इसमें संदेह है। प्रदेश के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि अधिकारियों की एक टीम और एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री के साथ गया है। हालांकि उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के नाम नहीं बताए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक लड़की के अपहरण और उसकी हत्या किए जाने की घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले एक लड़के पर आरोप है कि उसने 17 साल की एक लड़की को अगवा किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। जिस समय लड़की को घायल अवस्था में फेंका गया था उस समय वह जिंदा थी और उसने अगवा करने और मारने वाले लड़के के बारे में पुलिस को बता दिया था। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग मजहब के हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक लाल किले से दिए पहले भाषण के बाद आज खुले शेयर बाजार में गजब तेजी रही। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने मोदी के भाषण का तेजी के साथ स्वागत किया। दिन के कारोबार में शेयर बाजार 26,413 अंक तक बढ़ गया था। कारोबार बंद होने पर 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक 287 अंक चढ़कर 26,390 अंक पर बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी, संस्थागत विदेशी निवेश आने और थोक मुद्रास्फीति की दर काबू में रहने से शेयर बाजार में तेजी रही है। लेकिन इसके साथ साथ लाल किले से नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और जिस अंदाज में नतीजे देने की बात कही उसका बाजार पर सकारात्मक असर रहा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण उनकी समाज सुधारक की छटपटाहट को भी दर्शाने वाला था। उन्होंने घर परिवार की सोच को लेकर बहुत कुछ कहा, तो सभी स्कूलों में टॉयलेट और उसके लिए सांसदों, कारपोरेट घरानों को आह्वान भी किया। जाहिर है प्रधानमंत्री ने कई बड़े संकल्प बनाए हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनौती बढ़ाते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान खुद उन्होंने अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर लिए थे। कांग्रेस और यूपीए सरकार का विरोध करते करते उन्होंने जो लक्ष्य तय किए उसमें महंगाई रोकने से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार के अवसर मुहैया कराने और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने को शामिल किया। बाद में उन्होंने लेह से अपने भाषण में कहा कि न खुद खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, यानी भ्रष्टाचार से निर्णायक लड़ाई लड़ने का उनका लक्ष्य है। पर ऐतिहासिक लाल किले से पहला भाषण देते हुए उन्होंने कई और नए लक्ष्य तय किए। छोटी छोटी बातों से उनका बड़ा संकल्प झलका। यह संकल्प ऐसा है जिसमें आंकड़ेबाजी से काम नहीं चल सकता। आर्थिक औद्योगिक विकास और आयात निर्यात के संतुलन में आंकड़े चलते हैं। आंकड़ों के आधार पर पी चिदम्बरम साबित कर चुके हैं कि उनके नेतृत्व में कैसी आर्थिक तरक्की हो रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य तय किया है उसमें आंकड़े नहीं चलेंगे, वह जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाने वाला लक्ष्य है। उन्होंने 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल में सरकार ने हर व्यक्ति के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई का लक्ष्य तय किया है। अगले 1 साल में हर स्कूल में शौचालय बनाया जाना है और वह भी लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग। इसके लिए उन्होंने सांसदों से कहा है और कॉर्पोरेट घरानों से भी अनुरोध किया है। यह बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ध्यान रहे, गुजरात में भी हर घर में शौचालय नहीं है और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने तय किया है कि अगले 2 साल में कच्छ के हर घर में शौचालय बनवा दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी वहां 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका कारण है कि स्वच्छता आम लोगों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसे सरकारी प्रयास से बदलना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। सरकार लोगों के रहन सहन और उनके व्यवहार को नहीं बदल सकती है। यह समाज सुधार का प्रयास है जिसमें मोदी ने हाथ डाल दिया है। यह बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने समाज सुधारक की तरह भाषण देते हुए कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार का मुद्दा उठाया। भारत में लड़कियों के साथ भेदभाव कोई तकनीकी या यांत्रिक समस्या नहीं है। यह समाज और लोगों की मानसिकता से जुड़ा मामला है जिसे एक अपील से या एक कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए डॉक्टरों से अपील कर डाली, पर डॉक्टर किसी अपील से अपनी अनैतिक प्रैक्टिस बंद कर देंगे, इसकी संभावना शून्य है। इसी तरह उन्होंने माता पिता से कहा कि वे अपने बेटों पर भी बंदिश लगाएं तो बलात्कार की घटनाएं रुक जाएंगी। लेकिन भारत के संदर्भ में तथ्य है कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न की ज्यादातर घटनाएं घरों में होती हैं। परिचितों और रिश्तेदारों के द्वारा उनको अंजाम दिया जाता है। इन्हें रोकने के लिए बड़े समाज सुधार आंदोलन की जरूरत होगी। सो प्रधानमंत्री ने साफ सफाई, शौचालय, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे मुद्दे उठाकर समाज सुधार करने की अपनी बेचैनी दर्शाई है। लेकिन सिर्फ सरकारी प्रयासों से इसे पूरा करना संभव नहीं होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री के लंबे चौड़े एजेंडे पर चर्चा करेंगे। भारत राष्ट्र राज्य के अभी तक के अनुभव में अपना मानना है कि प्रधानमंत्री को न्यूनतम उम्मीदें पैदा करनी चाहिए। लक्ष्य वही हो जो प्राप्त किए जा सके। उस नाते नरेंद्र मोदी सावधान नहीं है, वे नई नई उम्मीदें जगा रहे हैं। क्या ये ठीक है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से क्या ये नहीं लगता है कि वो अपने लक्ष्य लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई बातें, नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं? देखिए, अगर आपका रेफरेंस सोशल इश्यूज, जो सोशल रिफॉर्म का एजेंडा जो उन्होंने पेश किया लाल किले से, उसकी तरफ है, टॉयलेट रेवोल्यूशन, अगले 5 सालों में गंदगी मुक्त भारत, गांधी जी की मेमोरी में, तो मैं कहूंगी इससे बड़ा मुद्दा और हो ही नहीं सकता कोई। अगर, और ये भी एक नहीं, मुद्दे की बात नहीं, हाँ। ये उम्मीद बनाना लोगों से कि भारत को गंदगी और से मुक्त करवा देंगे, ये कोई व्यवहारिक है क्या? मतलब ये इस तरह की उम्मीद बड़ी, क्योंकि वैसे ही आर्थिकी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे, 10 तरह की उम्मीदें बहुत बनी हुई है, उसमें ऐसी और नई उम्मीदें पैदा करना कुछ विचित्र नहीं लगता? देखिए, अगर आप ये बेसिक चीज 68 साल के बाद आजादी के ये चीज भी नहीं कर सकते तो शर्म है। नहीं, ये आप कह रही वो कर रही, लेकिन क्या आप मानती कि एक प्रधानमंत्री को ऐसा वायदा करके जोखिम में अपने को डालना चाहिए कि मैं भारत को साफ सुथरा बना दूंगा? अगर साफ सुथरा नहीं बना सकते भारत को तो प्रधानमंत्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उन्होंने जो टॉयलेट की बात की है, आज
हमारे देश में जो लड़कियां हैं और खासकर दलित लड़कियां जो कि गरीब तबके से आती हैं, माइनॉरिटीज की लड़कियां, गरीब लड़कियां जो हैं, उनकी तादाद दुनिया के सबसे बड़े इलिटरेट लोगों में है, अगर एक तादाद गिनी जाए तो। और एक कारण ये भी है, मुख्य कारण है, वो स्कूल से ड्रॉप आउट होता है क्योंकि गर्ल्स के टॉयलेट्स नहीं हैं। माँ बाप उनको बाहर कर लेते हैं। अगर उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, आगे जाने का रास्ता नहीं है, उस परिवार कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा अगर टॉयलेट्स नहीं है। अगर ये सारी बातें सही है और हकीकत पिछले 67 साल की है और 67 साल की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनाव से अलावा ये जो इस तरह 15 अगस्त को नया एक वायदा करना, इस तरह के 2-4 वायदे कि आप घर परिवार वाले लड़कों को भी समझाए, उनके संस्कार ढंग के डालें, ये जो समाज सुधार वाली जो भूमिका, ये जो बातें हैं, ये बहुत अच्छी है, सब बातें, लेकिन ऐसा उम्मीदें पालकर और फिर जोखिम नहीं होंगे अगर ये पूरी इसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो उनके राजनीतिक तौर पर जोखिम कितनी भारी है। वो जोखिम है, उसपे मैं कह रही हूँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती आज है जो एक्सपेक्टेशंस है। इतनी आसान, इतनी उम्मीदें हैं, इतनी आसमान छूती हुई उम्मीदें हैं, उसमें और बढ़ा रहे हैं, वो कैसे पार करेंगे। लेकिन ये कहना कि और मुद्दे ज्यादा अहम हैं, उसमें मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके देश में अगर आधे बच्चे कुपोषित हैं, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या रीजनल पार्क, क्या आर्थिक सुधार और ग्रोथ की कहानी मीनिंगलेस है। और गर्ल्स टॉयलेट्स और जो सफाई की बात कर रहे हैं, एकदम नहीं, देखिए टॉयलेट की बात तो फिर भी है, लेकिन भारत को साफ सुथरा बना देंगे, ये तो लोगों को बदलने की बात है, समाज को बदलने की बात है। वो प्रधानमंत्री और ब्यूरोक्रेसी, मतलब उससे ये उम्मीद कीजिए वो करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि एमपी लैड का फंड गर्ल्स टॉयलेट की तरफ प्रायोरिटी के रूप में किया जाए, अगर आप कह रहे हैं कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडस्ट्री वाले अगले कुछ सालों में इस चीज पे जोर दें, मैं मानती हूँ, कहने में अच्छी बात है, सब में अच्छी, लेकिन वायदा करके कि मैं इतने साल में, मैं गांधी जी की उस पे 150 साल के ऊपर भारत को साफ सुथरा बनाने का संकल्प करेंगे, कर देंगे, ये कैसे होगा? अगर ये आधा भी हो गया ना, नहीं, आधा क्या मतलब, लोग हो जाएगा। आधा का अगर चौथाई भी हुआ तब भी लोग उसमें कहेंगे कि देखिए फेल हो गए। इसमें जोखिम ज्यादा नहीं है। देखिए, अगर अब 70 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, अगर हम गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, और हमारे में क्या है, एकदम हेल्पलेसनेस है, असहाय है, गरीबी है, गंदगी, हम कहते हैं ये तो हमारे भाग्य में, ये तो कुछ होने वाला ही नहीं है। वही मेरा कहना है कि पहले भी उन्होंने कनेक्ट किया था, उनके भाषण से जो उम्मीदें पहले बनी चुनाव से पहले भी, और अभी भी वो उम्मीदें नई बना रहे हैं। पुरानी उम्मीदों को की जगह नई उम्मीदें और पैदा करना, ये एक राजनीतिक तौर पर, आपने तमाम पिछले प्रधानमंत्रियों को देखा है, वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ते थे, टारगेट बताते थे, लेकिन इस तरह की लंबी चौड़ी बात कि भारत को साफ सुथरा बना दे, ये बिल्कुल अमूर्त एक का लक्ष्य जो है, ये ऐसी बातें हो सकती है। जो आप कह रहे हैं कि बढ़ाते जाना एक चीज है, अगर डिलीवरी करवा सकते हैं नरेंद्र मोदी, नहीं तो देखिए डिलीवरी के लिए और बहुत 100 एजेंडे हैं, उन पे काम करना होगा। नरेंद्र मोदी ने क्या आशा जगाई है, उन्होंने एक होप दिया है कि संभवतः चीजें बदल सकती हैं। आज जो सब में है, संभवतः में उस पे छोटे छोटे पहले टारगेट थे, अब और बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ये कुछ हैरानी वाली बात। मैं मानती हूँ बहुत मूल टारगेट उन्होंने सेट किया। अगर ये डुएबल टारगेट है और इससे पूरा देश इलेक्ट्रीफाई हो सकता है अगर सीरियसली वो करे, और अगर उनको जो उन्होंने मोमेंटम जनरेट किया था समर्थन का, अगर उस समर्थन को साथ रखना है। देखिए पिछले 75 दिनों में जो उनका मूल मैं मानती हूँ मूल चीज निकली है, वो कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा एक वो आ गया था, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, आस लगाए बैठे हैं हम लोग, पता नहीं होगा कि नहीं, इस तरह की चीजें सुनने में आ रही थी 2 महीने के सरकार के बाद। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से एक आशा जगा दी है अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच से। नहीं, लेकिन वो जो आशाएं जगी उसमें नए मुद्दे और इतने बड़े जो अखिल भारतीय स्तर पर, देखिए टॉयलेट बनाने का काम या साफ सफाई का काम, देखिए ये कोई मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। मतलब नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये चीजें नहीं कर सकते। तो अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार इस तरह के टारगेट बनाकर उस पर अमल करवा सकती है क्या? मतलब व्यवहारिकता के तकाजे पर आप सोचिए। हाँ, व्यवहारिकता के तकाजे पे मैं मानती हूँ करा सकते हैं, अगर लोगों में आशा जागृत कर दी है और आपके बेस्ट लोग हैं
अगर इन कामों में लग जाएं। अभी क्या रहा है कि जहां चाहे शिक्षा का सवाल है, चाहे हेल्थ का सवाल है, चाहे इन चीजों का सवाल है, सबसे नीचे स्तर पे आती हैं ये चीजें, इसको अहमियत ही नहीं दी जाती। आपके बेस्ट लोग इन मिनिस्ट्रीज में जाएं, क्लियर डिलीवरेबल्स हो, क्यों नहीं संभव है। कई और मुद्दों पे मेरी राय अलग है जो उन्होंने कहा है, चाहे प्लानिंग कमीशन, चाहे कम्युनल वायलेंस और कास्ट वायलेंस पे मॉरेटोरियम, उस पर दो राय हो सकती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन इन चीजों मतलब आप साफ सफाई के अंदर, आप टॉयलेट के मामले में, आप बलात्कार महिलाओं की उस मामले में, नहीं, ये आपके अनुसार व्यवहारिक लक्ष्य है और ये हो सकते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री ये टोन नहीं सेट करेगा तो कौन करेगा। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।